नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मेगासॉल्ट चैप्टर 102 ब्रूइंग एन एंशिएंट पोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई चिप एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक टीयर ऑफ मैरी फार्मूला 13,12,933 बार सिमुलेशन कर चुका है। मतलब इतना ज़्यादा बार कर चुका है कि लेलिन को ना प्रोफेसर क्रॉफ्ट से 2 शीट ऑफ मेडिसिन फार्मूला मिली थी। एक थी अजूरे पोशन, जिसकी सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट यूज करके उसने अपने करंट लेवल तक पहुंचने में मदद ली थी, और दूसरी वाली थी टीयर ऑफ मैरी। सोल सर्च के कॉन्सेप्ट न इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, इसलिए लेलिन समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ कैसे प्रोसेस करें। बाद में एक्सट्रीम नाइट सिटी के एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन के बाद लेलिन के पास सोल के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो गया था। इसलिए 2 एंशिएंट टीयर ऑफ मैरी की फार्मूला को ना एनालाइज करने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मतलब ये है कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में जब वो एना क्रीम फ्रेजर, क्या वो था ना अपना लीडर जैक्सन, मतलब सिटी लॉर्ड वो था, उस टाइम में इसने ये सब एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी वक्त का जो उसके पास डाटा कलेक्ट था वही यूज करके अभी टीयर ऑफ मैरी को प्रोसेस कर रहा है। आखिरकार जो ग्राइंड वाटर है उसे हासिल करने के बाद एआई चिप ने ग्राइंड वाटर के रिफाइनिंग प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, और टीयर ऑफ मैरी को कॉन्सेप्ट जो था उसका उसके लास्ट ऑब्स्टेकल ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन लेलिन को ना हैरानी हुआ। उसने देखा कि टीयर ऑफ मैरी फार्मूला के ना कुछ स्टेप जो हैं सिर्फ ऑफिशियल मैगोस ही कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस में ना इतनी बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की ज़रूरत थी जो कम से कम ऑफिशियल मैगोस लेवल की ही होनी चाहिए। इस सिचुएशन ने लेलिन को ना एकदम से गेस उसको ना सही करने के लिए ना साबित करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ना वो इन्वॉल्व हो चुका था उसमें। टीयर ऑफ मैरी ने पक्का एंशियंट मैगस का स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाने का ना एकदम सीक्रेट फॉर्मूला होना चाहिए, वो मनी मन कह रहा था। इसलिए लेलिन की ना उत्सुकता और भी बढ़ गई थी टीयर ऑफ मैरी को लेकर। उसको सक्सेसफुल करने के लिए ना उसका उत्सुकता इतना बढ़ गया था ना कि उसे रोका नहीं जा सकता। उसे अभी ये फिनिश करना ही है। उसका स्पिरिचुअल फोर्स बहुत लंबे ना टाइम से ना अटका हुआ है, और उससे बड़ी बात उसका बॉडी जो है वो मॉडिफाइड अजूरे पोशन यूज करता है ना, उसके अगेंस्ट कम्प्लीटली रेजिस्ट्रेशन ना डेवलप कर चुका है। इसलिए और पोशन पीने से भी ना स्पिरिचुअल फोर्स एकदम से छोटी छोटी एकदम 0.0.1 0.1 करके ही बढ़ रहा था। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन से स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाने की बात रेगुलर मेडिटेशन टेक्निक से उसको ना बढ़ाना उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इनक्रीज की स्पीड तो ना कछुए की चाल जैसी ढीली पड़ जाएगी उसकी। इसके लिए अभी टेंशन में है। रेगुलर मेडिटेशन टेक्निक से ना उसे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगा ना। इसके लिए जब पोषण यूज करेगा तो जो रेगुलर मेडिटेशन टेक्निक है उससे बढ़ाने में मुश्किल होगा, ये कहना चाह रहा है। उसकी करंट स्पिरिचुअल फोर्स ऑफिशियल मैगस बनने के बाउंड्री को ना ब्रेक करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो उसको अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ए चिप के कैलकुलेशन और उसके अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक रेगुलर मेडिटेशन से उसको ऑफिशियल मैगस बनने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। इसलिए उसने नई टाइप ऑफ पोशन बनाने चालू कर दिया था। इसके साथ साथ वो दूसरी फार्मूला भी कलेक्ट कर रहा था, अन्य मतलब और भी एंशिएंट पोशन जो हैं फार्मूलाज ज़्यादातर ऑफिशियल मैगस के कंट्रोल में थी। लेलिन के पास इतने ट्रेजर इंग्रेडिएंट नहीं थे जो एक्सचेंज कर सके वो, और वो खुद पर ज़्यादा इंटेंशन नहीं चाहता है। इसके लिए वो अभी उधर जाने का, वो साइड का सोचने का ट्राई ही नहीं करता। इसके ऊपर से एक नई फार्मूला को सिमुलेट करना बनाना करने से ना टीयर ऑफ मैरी की फार्मूला जो है उसमें ध्यान देना आसान होगा, क्योंकि वो टीयर ऑफ मैरी की फार्मूला जो है वो आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। मतलब ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है आधा से ज़्यादा, तो नया बनाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये बेटर चॉइस था। लेनिन ने हिम्मत से कुछ पोषण प्रोसेस की जो सिर्फ ऑफिशियल मैगोस ही कर सकते हैं। उनको लेवल 3 एक्लोइटी जो है उनके लिए ना स्वीटेड प्रोसेस में ना रिप्लेस करना चाहता था। लाखों मॉडिफिकेशन और एआई चिप की मिलियन ऑफ सिमुलेशन के बाद, मिलियन तो कह सकते हैं भाई, 13 लाख बार ट्राई किया है। लेनिन का एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल के ना सक्सेस के बहुत करीब था। सबसे पहले फार्मूला का बेसिक ना मटेरियल जो है उसको ना एकदम जुटाना पड़ेगा, और एक फीमेल वेंजफुल स्पिरिट ना लाना पड़ेगा उसको। लेनिन ने अपने एक्सपेरिमेंट डेस्क के कोने से एक
ब्रांड न्यू कॉफिनिंग स्प्रिट स्पेयर उठाया। उसके अंदर रेड गाउन पहनी हुई एक औरत थी जो डर के साथ लेलिन को देख रही थी। इस फीमेल वेंचफुल स्प्रिट से निकलने वाली एनर्जी वेव से रोमन जैसी भी नहीं थी, जो सिर्फ लेवल 1 एक्लोइटी थी। मतलब ये लेवल 1 है, और जो रोमन था वो तो लेवल 3 का था ना। एकेडमी के ज़्यादातर एक्लोइटी ना पेरिस होने के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद, बचे हुए एक्लोइटी के लिए सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के ना अभी गोल्डन एज चल रहा है। तो कम बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे, इसलिए गोल्डन एज कह रहा है। पहले एकेडमी के रिसोर्स 1000 एक्लोइटी के लिए थे, लेकिन अब वो सब 50 बच्चे के लिए रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब 1000 एक्लोइटी के जो रिसोर्स हैं वो अभी 50 बच्चों को लिए ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कहाँ 1000 और कहाँ 50 बच्चे, कितने रिसोर्स मिलेंगे अपने आप ही समझ जाओ तुम लोग। इसके साथ ही ब्लड बाथ से पहले उसके कंपैरिजन में सभी इंग्रेडिएंट और स्पेल मॉडल के प्राइस ना बहुत कम हो चुके हैं। अभी बहुत फायदे का समय है। मिसाल के तौर पर भेंसफुल स्पिरिट मार्केट में रेयर और बहुत रेयर मानी जाती है। पहले मार्केट में दिखती ही नहीं थी, एक्लोइटी तुरंत खरीद लेते थे। जो भी आता था प्राइस 500 मैजिक क्रिस्टल तक पहुंच जाता था। लेकिन अब लेनिन काउंटर पर जाकर प्राइस देकर तुरंत खरीद लेता था। उसका खर्चा 100 मैजिक क्रिस्टल से भी ना कम हो गया था। ऑब्वियसली ये एकेडमी द्वारा सर्वाइवर को ना एक रिवार्ड था। ये सिचुएशन अगले बैच ऑफ रिक्रूट थे ना उनके लिए चलाने के लिए, उनको अपने इधर ना मतलब लुभाने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन इस डिस्काउंट सेल में लेलिन ने बाहर हाई प्राइस पर रीसेल करने का आइडिया तुरंत छोड़ दिया। एकेडमी ने इसे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रखा था। अगर पकड़ा गया तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत बुरे होंगे उसके लिए। मतलब ये कहना चाह रहा है इधर सस्ते में खरीदो और बाहर जाके महंगे में बेच दो। लेकिन ये वो छोड़ देता है, ये आइडिया लेता नहीं है। लेनिन ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और अपने मैजिक क्रिस्टल सेविंग का ना आधा हिस्सा खर्च करके बहुत सारे रिसोर्स और स्ट्रेंज स्पेल जो थे उसके मॉडल ने खरीद लिए। मतलब खरीदा है लेकिन बेचा नहीं है, उसने फ़ायदा उठा कर खरीदा है, बेचा नहीं है। क्लियर हो जाओ। कॉफिनिंग स्प्रिट स्पेयर में फीमेल भेंसफुल स्प्रिट के लंबे सिल्वर हेयर, डार्क ब्लू आईज, सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स हैं, सिलेंडर एकदम, वेस्ट एकदम बड़ी, लॉन्ग लेग्स। अगर वो जिंदा होती तो पक्का एक आउस्ट इन एक खूबसूरत महिला होती जो मर्दों को पागल कर देती। और क्या अफसोस की बात है भाई। लेनिन लंबी सांस लेता है लेकिन उसका हाथ न रुका नहीं। उसने ऑफ कॉफिनिंग स्प्रिट स्पेयर पर ना एक सिल्वर लिक्विड डाल दिया। ये था डिजॉल्विंग स्प्रिट पोशन। पहले लेनिन ने इसे स्पेशली रोमन के लिए तैयार किया था। सिर्फ कुछ ड्रॉप से रोमन हाफ डे तक न चिल्लाता रहता था और बहुत सारे गंभीर इंजरी भी हुए थे। अब बाकी बचा हुआ लेनिन यहाँ यूज कर रहा था। वो एकदम चिल्लाते हुए, माफ़ी माँगते हुए, एकदम ना बेक करते हुए बोलती है, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन भेंचफुल स्पिरिट क्रिस्टल बॉल के अंदर से चिल्लाती रही। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन के लिए ना किसी भी मर्द के दिल में ना हेजिटेशन आ सकती थी। लेकिन अपना भाई ये सख्त लौंडा, उसके आईब्रो तक नहीं हिले। उसने हाथों की मूवमेंट एकदम कंटिन्यू की। जैसे जैसे ज़्यादा डिजॉल्विंग स्पिरिट पोशन यूज होता गया, फीमेल भेंसफुल स्पिरिट की ना एकदम ब्लीडिंग और चिल्लाहट और भी बढ़ती गई। उसकी रेड ड्रॉप्स भी धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगे और इल्यूजनरी लेकिन एकदम ग्लोइंग स्किन दिखाई देने लगी। वो बोलती है, तुम मुझे एकदम इंस्टिट कर रहे हो, क्या तुम क्या करना चाहते हो? इस सीन को देखकर ना लेलिन के होठ ने रेडिकुलसली मुड़ने लगे। वो बोलते हैं, भेंचफुल स्पिरिट ना अपनी ओरिजिनल अगली और ना एकदम बदसूरत फेस के साथ आ चुकी थी। लेलिन ने एक उंगली उठाई जिसमें बड़ी ब्लैक निडल निकाला। उसने कुछ तो निकाला, निडल नेल से ना बाहर निकाला। ब्लैक लॉन्ग निडल क्रिस्टल बॉल को न छेदता हुआ छेद कर सीधा वेंचफुल स्पिरिट के चेस्ट में जाके घुस गया। वो चिल्लाती रहती है वेंचफुल स्पिरिट, फीमेल वेंचफुल स्पिरिट ने बाल खड़ा कर देने वाली स्क्रीम मारी, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले। उसका बॉडी ब्लरी हो गया था। जब वो फिर से दिखाई दी तो लेलिन के सामने वाली जो वेंचफुल स्पिरिट का रूप था ना वो बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा स्केल्स और रिंकल से भरा हुआ था और एकदम बदसूरत लग रही थी। उसके गंजे सर के साइड पर कुछ ग्रीन हेयर के स्टेड लगे हुए थे।
मुंह खुलते बंद होते जिसम ना एकदम रेजर शार्प टीप दिखाई देने लगी थी। कभी कभी उसकी स्किल और जीभ है ना एकदम डिस्कस्टिंग लिक्विड न टपक रहे थे उसके शरीर से। फीमेल भेजफुल स्प्रिट की आंखों में ना लोगों को चीर देने वाली न लालच थी। वो लेलिन को न घूर रही थी जैसे तुरंत न निगल लेगी उसको। तुम्हारी आउटर अपीयरेंस और इनर सेल्फ दोनों ही अगली हैं। लेलिन ने उसका मजाक उड़ाया और हैंड्स पड़े। फिर उसने एक मिस्टीरियस मैजिक रूइन ड्रॉ किया। एक्सपेरिमेंट लगभग एक डजन हावर्स तक चलता गया, दूसरे दिन तक जारी रहा। जब एंड नज़दीक था ना, एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर एक स्कारलेट पेंटागन फॉर्मेशन के अंदर एकदम न आधी नंगी बॉडी दिखाई दे रही थी। फीमेल वेंचफुल स्पिरिट का ना ब्यूटीफुल फेस मेटल चेन से बंधा हुआ था और स्पियल जो फॉर्मेशन है उसमें ट्रैप हुई थी। इस वक्त भले ही फीमेल वेंचफुल स्पिरिट ना पैंथोन जैसी लग रही थी, जैसे अगले मोमेंट ही डिसअपीयर हो जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले वाली क्रेज और हेट नहीं थी। उसके बजाय एक साई एक्सप्रेशन था। मेटल चेन के ना बाइंडिंग के साथ मिलाकर ये ना एकदम डिजायर पैदा करने वाला जैसा लग रहा था। मतलब लड़कों का डिजायर वही एकदम ग्रीड, लालच और दूसरा समझ जाओ बेसिकली हवस कहना चाह रहा हूँ, वही पैदा करने की चल रही थी यहाँ पर। लेलिन ने अपने सामने नंगी औरत को देखा और उसके चेहरे पर ना सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आया। वो बोलता है, एक लंबे दिन के बाद मैं इसके सारे, छोड़ो यार मैं नहीं पढ़ता। वो आगे पढ़ते हैं। थैंक यू यंग मैन, लेकिन क्या तुम मुझे रिलीज कर सकते हो और कुछ कपड़े दे सकते हो? मतलब वो फीमेल वेंचफुल स्पीच कहती है। औरत ने फॉर्म एकदम ही फॉर्मेशन के अंदर से कहा था। उसकी आवाज़ ब्लैक नैप्ड एकदम कोयल की जैसी लग रही थी। अपना लेलिन बोलता है इसके बाद, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने इतना एफर्ट इसलिए लगाया कि तुम्हारी जो है वो कर्ज मिटा सकूं और फिर तुम्हें छोड़ दूं। लेलिन के वर्ड सुनकर ना फीमेल वेंचुअल स्पिरिट को ना अचानक महसूस हुआ कि उस पर तो कैलामिटी आ रही है। डिस्टर्ब, क्रेज और ना एकदम चिल्लाती हुई एकदम शॉक के एक्सप्रेशन के साथ लेलिन के चेहरे पर ना एकदम फ्लैश होने लगे। आखिर में सब एक ही एक्सप्रेशन में ना यूनिफाई हो गए और सब सब कंट्रोल करते हुए ना सब कुछ कंट्रोल करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं। इस वक्त एक्सपेरिमेंट लैब में एक ठंडी सी फैली हुई थी। चारों दीवारी के अंदर वेंचफुल स्पिरिट की ना वेल्स सुनाई दे रही थी। मतलब आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेनिन के सामने वाली फीमेल वेंचफुल स्पिरिट अब ऑलमोस्ट अपना ह्यूमन अपीयरेंस खो चुकी थी। लास्ट स्टेप था। लेनिन ने सिल्वर फोर्क उठाया और फीमेल वेंचफुल स्पिरिट के हेड में उसकी आंखों के थ्रू ना एकदम छेद दिया, जैसे किसी स्पेशल ना मटेरियल से बना हो। सिल्वर ना फोर्क जो सीधा नीडल था ना फीमेल वेंचफुल स्पिरिट के आईबॉल को ना छेदता हुआ अंदर चला गया। फीमेल वेंचफुल स्पिरिट ना एकदम चिल्लाती रही जैसे ना उसकी जुबानी ना हो। फॉर्क का मतलब समझ लो एक कांटा है, कांटा कांटा ना आईबॉल को ना छेदते हुए फीमेल वेंचफुल स्पिरिट का चेहरा ना मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था। उसकी आंखों से ना दो ट्रिकल ऑफ ब्लड ना ब्लड एकदम बह जा रहा था। और लेलिन बोलता है, क्या ये एंशियंट पोशन टीयर ऑफ मैरी है? लेनिन ने अपना हाथ उठाया जिसमें कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड थे। एक आइसी कोल्ड और विशियस सेंसेशन जो है ना उसे महसूस होता है। स्पिरिट तो इल्यूजनरी चीज़ है, फिर भी मैं एक्चुअली स्पिरिट के आंसू को टच कर पा रहा हूँ। क्या अजीब वंडर है, लेलिन एकदम अपने आप ही बोल रहा था। और रेड पोशन को ना अपने आंखों पर ना एकदम लगा लेता है। लेलिन की आंखों से एक एक्सट्रीमली स्पाइसी सेंसेशन आती है और इमेंस पेन दे रहा था उसको। ये जो आंखों में ब्लड लगाया है ना, क्या क्या कर रहा है ये। लाल, उसकी विजन में न सिर्फ लाल रंग ही दिखाई दे रहा था। उसकी ब्रेन के अंदर एक औरत की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कुछ न बताना चाह रही हो। आवाज़ धीरे धीरे और तेज होती गई। आखिर में लेलिन सिर्फ अपना सिर पकड़ कर ना वॉल पे जोर 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 से सिर ना मारने लगा, ताकि ना उसको ना थोड़ा कम दर्द हो, उसको कम दर्द हो, इसके लिए मार रहा था। एआई चिप के इंडिकेटर लेनिन के सामने आ रहे थे। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट आप किसी अननोन इफेक्ट में ना घुस गए हैं। स्पिरिचुअल फोर्स इंक्रीज हो रही है, करेंटली 13 पॉइंट मतलब 14.3 है।
लेनिन की स्पिरिचुअल फोर्स को ना रिप्रेजेंट करने वाला डाटा जो था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। मतलब 14.3 तो हो चुका था, अब 14.8, 15.3 और लास्ट में जाके 16.1 में जाके रुकता है। स्पिरिचुअल फोर्स का नंबर बढ़ता गया और आखिर में ना 16.1 पहुंचने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। और बोलता है लेनिन, आखिरकार ये गुजर गया। लेनिन ने अपनी ना एकदम सर को पकड़ा, रब किया और एक कोल्ड एयर अंदर ली, मतलब सांस लेने लगा। उसको बहुत पेन हुआ था। वो बोलता भी है, बहुत पेनफुल था, लेकिन साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी बात पूरी होने से पहले लेनिन ने देखा कि सराउंडिंग में थिन लेयर ऑफ मिस्ट फैली हुई है। रूम में रेड कलर रोप्स के फ्लैश गुजर रहे हैं। लेनिन हिलना चाहता था, लेकिन हवा ना एकदम से ना एकदम मड्डी हो चुकी थी, मतलब बहुत गंदी हो चुकी थी। कोई भी ना मूवमेंट करना एकदम मुश्किल लग रहा था वो हवा में। आखिरकार दो रोप्स की मालिक लेनिन के सामने आई, वेंचफुल स्पिरिट आई। इस वक्त वेंचफुल स्पिरिट के हेड का ना आधा से ज़्यादा हिस्सा ना डिजोल्व हो चुका था। अगर कोई और टाइम होता तो ऐसी अटैक, लेनिन बहुत ना अनविलिंग था, लेकिन फिर भी उसके चेस्ट पर ना एक क्लॉ भर आ जाता है। मतलब वो वेंचफुल स्पिरिट ने ना हमला कर दिया था। चेस्ट से आइसी कोल्ड चिल फैलने लगी उसको। लेनिन का गुस्सा ना एकदम भर गया था, लेकिन जो गुस्सा था वो धीरे धीरे ना खत्म हो रहा जा रहा था। वो शौक में जा रहा था। बहुत उसने लड़ाई लड़ी, रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने मुश्किल से मुंह खोला और कुछ इंचांटेशन पड़ा। लेनिन के बॉडी पर डार्क ग्रीन फ्लेम जो है वो जल उठी और पूरे एक्सपेरिमेंट लैब को ना आग के हवाले कर दिया। डार्क ग्रीन फ्लेम बुझने के बाद लेनिन को फिर से मोबिलिटी मिली, मतलब उसे राहत मिली। अब उसने इतनी ताकत से ना वो हमला किया था ना, वो देखकर ना वो शौक में था। लेकिन एक्सपेरिमेंट लैब जो है ना, एक्सपेरिमेंट लैब सब कुछ वैसा ही था, ओरिजिनल पोजीशन में सब कुछ रखे हुए थे। पेंटागन फॉर्मेशन का सारा लाइट खत्म हो चुका था और वेंचफुल स्प्रिट ना कहीं दिखाई दे रही नहीं दे रही थी। लेनिन के बॉडी पर कोई इंजरी के ट्रेसेस ही नहीं थे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, क्योंकि एआई चिप से ना अलग अलग इंडिकेटर फ्लैश हो रहे थे। वो बोलता है अपना एआई चिप, होस्ट हैज सफर्ड फ्रॉम अननोन फोर्स फील्ड अटैक, और उसको सब कुछ बता देता है, वेंचफुल स्पिरिट का अटैक, वाइटलिटी डिक्रीज होने का। और होस्ट को बहुत सारे अटैक भी आए थे, डाटाबेस में वो सब रिकॉर्ड किया गया है। वाइटलिटी जो है वो भी गिरकर 0.1 हो चुकी है। इतने सारे मतलब मैसेज आते हैं ना उसने, जो 3 इंडिकेटर के बाद ना लेनिन का चेहरा और भी खराब हो गया। ए चिप, वो बोलता है अपना लेनिन, मेरा जो करंट स्टेट है वो दिखाओ, बोलता है। दिखाता है अपना एआई चिप, लेलिन फारलियर लेवल 2 एक्लोइटी, और साथ में नाइट भी स्ट्रेंथ 3.1, एजिलिटी 3.3, वाइटलिटी 3.4, स्पिरिचुअल फोर्स 16.1, मैजिक पावर 16। और मैजिक पावर ना यो सिंक्रोनाइज हो चुका है स्पिरिचुअल फोर्स के साथ। और स्टेटस जो है ना वो एकदम हेल्दी है। टीयर ऑफ मैरी यूज करने के बाद लेनिन की स्पिरिचुअल फोर्स 16.1 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी वाइटलिटी ना कम हो गई थी, 0.3 से ना कम हो चुकी थी। क्लियरली ये वेंचफुल स्पिरिट के अटैक की वजह से हुआ था। जैसे उम्मीद थी, एंशिएंट पोशन की फॉर्मूला को इतनी आसानी से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेनिन ना लंबी सांस लेता है, उसने खुद ना इनिशिएटिव लेकर फॉर्मूला के बहुत सारे प्रोसेस ना चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया था। मतलब अभी भी फायदा तो है ना उसको, स्पिरिचुअल फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब किस हद तक उसने ना सिमुलेशन किया होगा एआई चिप ने, कितना डेंजर है। काश मुझे भी एक मिल जाता एआई चिप, फिर भी मैं भी करता। लेकिन स्पिरिचुअल फोर्स में ना जो इंक्रीज हुआ है उसकी कंपैरिजन में वाइटलिटी का ये डिक्रीज कुछ खास नहीं था। पोशन की वैल्यू बहुत है, लेकिन लेनिन की अपनी मॉडिफाइड टीयर ऑफ मैरी फार्मूला में ना कुछ कॉन्फिडेंट नहीं था वो। मतलब कॉन्फिडेंट था वो, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। एंशिएंट पोशन टीयर ऑफ मैरी के मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल। और आप इसको कुछ नाम देना चाहते हैं क्या? एआई चिप पूछ रहा था। एआई चिप की आवाज़ ना उसके कानों में गूंजती है। अपना लेलिन फाइनल रेड फ्लैश याद किया और तुरंत नाम बोल देता है, ब्लड वेंजन पोशन। भले ही इस पोशन में ना वेंचफुल स्पिरिट इंग्रेडिएंट के रूप में यूज हुई थी, जो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल था, लेकिन ये बात
रेयर, और ये बहुत ना रेयर और ना पावरफुल पोशन है, मतलब बहुत पावरफुल है यार। स्पिरिट एकदम से ना अपना वो स्पिरिट वो बढ़ा दे रहा है, स्पिरिचुअल फोर्स इतना बढ़ा दे रहा है, कितना पावरफुल पोशन है। एक बार यूज करने से स्पिरिचुअल फोर्स 3 पॉइंट तक ना बढ़ जाती थी। सिर्फ छोटा सा बैकलेस था जो लेलिन के मॉडिफाइड अजूरे पोशन जैसा ही था। पोशन बनाने के प्रोसेस ना कुछ रूथलेस था, लेकिन लेलिन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेनिन के लिए बेनिफिट के सामने रूथलेस एक्शन करना और लोगों को मारना भी ना एकदम रीजनेबल है। मतलब कारण चाहिए किसी को भी ठोक देगा, सिर्फ मज़े के लिए नहीं, किलिंग करने के इरादे से नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ऐसा अनह्यूमन काम कर सकता है। अपने प्रीवियस वर्ल्ड में इन्वायरमेंट एकदम पीसफुल था, मतलब अपने अर्थ की बात कर रहा है, इसलिए वो पीस को ना एकदम सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मेगस वर्ल्ड में हर तरफ वार थी, रोज मौत होती थी, लोग सुबह उठकर नहीं जानते थे कि आज शाम देखेंगे या नहीं, जिंदा रहेंगे या नहीं। लॉ ऑफ द जंगल और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ना पावरफुल गिल्ड और ऑर्गेनाइजेशन ओपनली फॉलो करता था इस रूल को। इस वर्ल्ड में आने के बाद लेलिन ने व्हेन इज रोम, ये क्या है, वन इज रोम डू एज द रोमन्स डू, अच्छा अच्छा ये वाला लाइन कह रहा है, फॉलो किया था। पूरा इगोइस्टिकल इंसान बन गया था। जब तक पोषण उसके लिए बेनिफिशियल थी और ज़्यादा हासिल कर सकता था और क्रिएट कर सकता था, वो इसे बनाने में ना हेजिटेशन ही नहीं करेगा। ये 16 स्पिरिचुअल फोर्स फील करने का एहसास ना उसके बहुत अमेजिंग लग रहा था। मतलब 16 पहुंच चुका है ना, 16 पहुंच चुका है। लेलिन ने आंखें बंद की और इस इंक्रीजन जो हुआ था 16.1 और पहले के वाले को, उसको फर्क करने का एकदम महसूस किया। उसके कंट्रोल में स्पिरिचुअल फोर्स सिल्वर थ्रेड की तरह ना रूम के हर आइटम पर ना एकदम से ना छू कर निकलने लगी। हर आइटम के फिजिकल शेप लेलिन के माइंड में ना एकदम से ना आने लगे। नॉर्मल एक्टिविटी के लिए ये बहुत फ्रेश फीलिंग था, लेकिन लेलिन ने देखा कि स्पिरिचुअल फोर्स एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक पहुंचने के बाद एआई चिप जैसे स्कैनिंग इफेक्ट ना दे सकती है। मतलब एक अलग ही लेवल का था। अगर इस इफेक्ट को ना प्रॉपरली मास्टर कर लिया तो मेजोरिटी एम्बुसेस जो है ना अटैक उसको डिस्कवर किया जा सकता है और स्निक अटैक का ना डर खत्म हो जाएगा। लेनिन ने स्पिरिचुअल फोर्स को ना वंडरस यूज किया, हर तरीके से यूज किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही चिप जो है ना, ये उतना यूजफुल नहीं है एआई चिप जितना। इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्पिरिचुअल फोर्स की वेव्स ना बॉर्डर पर ना कंटिन्यूसली ना टकरा रही थी और एरिया को ना एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन जो है ना, इंटरनल चेंज नहीं, एक्सटर्नल चेंज भी हुआ था उसके। लेलिन ना अपना ना ब्रॉन्ज मिरर उठाता है। मिरर में ब्राउन हेयर यूथफुल रिफ्लेक्ट होता है उसका चेहरा, लेकिन उसकी आंखें ना रात के डायमंड की तरह एकदम चमक रही है। नॉर्मली लेवल 3 एक्लोइटी की स्पिरिचुअल फोर्स की अपर लिमिट 15 तक ही होती है, लेकिन लेलिन इस फिगर से काफ़ी अलग आगे था। और जब लेवल 3 एक्लोइटी ऑफिशियल मैगोस बनने की करीब होते हैं ना, तो उनकी आंखों में अनयूजुअल अट्रैक्शन दिखाई देता है। ये उनके मैसिव सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ना बाउंडलेस एक्सप्रेशन का ना रिजल्ट होता है। लेकिन लेलिन के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। दूसरों के हिसाब से वो अभी न्यूली एडवांस लेवल 3 एक्लोइटी था, लेकिन अब लिमिट एक्सिट कर चुका था। इससे न क्यूरियसिटी और सस्पिशियस और भी बढ़ेगा उसके लिए, आगे जाके और मुसीबत आ सकती है। अगर कोई रेगुलर एक्लोइटी होता तो लेलिन को ज़्यादा डर नहीं था, लेकिन अगर ऑफिशियल मैगोस उससे न क्वेश्चन करने लगे तो उनको कॉपरेट करने को ना एकदम प्रॉब्लम हो सकता है उसको, क्योंकि एआई चिप ऑफिशियल मैगोस को डिटेक्ट नहीं कर पाता ना। इसलिए लेलिन उनके अगेंस्ट ना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन एक्लोइटी उनसे उसको डर नहीं है। और बोलता है अपना लेलिन, अभी के लिए इसे कंसील करना पड़ेगा, मतलब छुपाना पड़ेगा। लेलिन ने एक इंचांटेशन चांट की, एकदम छोटा वाला। उसकी फेस पर ना एकदम से ना क्रैकिंग क्रैकिंग आवाज़ें हुई और उसकी आंखें ना डिम हो गई। एकदम मतलब चमक ही खत्म हो गया था। ये शेप शिफ्टिंग स्पेल का ना सिंपल यूज था। फेशियल फीचर जो है ना, फेशियल मसल, उनको मॉडिफाई करने की एबिलिटी थी। बहुत सी फीमेल ऑफिशियल मैगोस ऐसे स्पेल को ना फेस पर कास्ट करती थी, ताकि वो लोग ब्यूटीफुल और ब्यूटी इफेक्ट जो है ना उसे दिखाया जा सके, मतलब खूबसूरत होने के लिए सीधा सीधा। और हाँ, अपना लेनिन बोलता है, उम्मीद है ये टेम्पररी मेरे प्रेजेंस को ना कंसील कर देगा।
और लेलिन अपना जो है वो कॉन्फिडेंट भी था, टेम्पररी सही लेकिन कॉन्सील तो कर देगा ना, छुपा तो देगा। एआई चिप के कई मॉडिफिकेशन के बाद लेवल 3 एक्लोइटी इसे डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑफिशियल मैगोस के सामने लेलिन का पूरा अपने आप को ना पूरा कॉन्फिडेंट नहीं था मैगोस के सामने। और अगर वो बस गुजर जाए तो शायद नोटिस ना करें, लेकिन जब तक डिटेक्शन स्पेल यूज ना हो ना करे तो मार्क्स कर सकता है, छुपा सकता है, लेकिन डिटेक्शन स्पेल यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको। लेकिन सामने से गुजर जाएंगे तो इतना खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। दिल में लेनिन ने ना ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि पोलफील्ड एकेडमी, मतलब पोलफील्ड एकेडमी नहीं, सॉरी सॉरी, पोलफील्ड किंगडम के ना अराउंड ट्रैवल करने, और जो वेस्टिज ट्रेड्स थे ना, मतलब इनहेरिटेंस ढूंढने के बाद वो जिथरमून माउंटेन प्लेन की तरफ ना जाएगा। ग्रेट मैगोस सेरलम के ना रेमेंट ढूंढेगा। यहाँ पर ना रेमनेंट ले बोलते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस ही समझ लो इसको। क्रॉफ्ट को उसने ऑलरेडी ट्रैवल के इंटरेस्ट तो बता दिए थे, इसलिए सजेस्ट करना अभी ना सजेस्ट कर सकता था, उसने ऑलरेडी पहले बता रखा है ना। अरेंजमेंट करने के बाद लेलिन ने ना अपने रम्बलिंग स्टोमच को न रब किया, पेट को एकदम रब किया, और वो स्माइल किया। उसका एक्सपेरिमेंट एक दिन से ज़्यादा टाइम तक चला था ना, तो अभी भूख भी लग गया उसको। वाइटलिटी चाहे जितनी हाई हो, वो अभी भी न मोर्टल था, और नेचर के लॉ के जो है उससे बच नहीं सकता, इसलिए भूख के सिम्टम जो है ना वो आ रहे थे। मैं बोला था ना, भूख लग रहा है उसको, पोषण से ना स्ट्रेंथ रिप्लेनिश कर सकता है, लेकिन लेलिन को ना एकदम से भूख महसूस होता है, और अगर बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो खुद को ना मिस्ट्रीट नहीं कर सकता, खाना खाने के लिए जाना ही पड़ेगा। एकेडमी में रेस्टोरेंट थे, तो पोषण वेस्ट करने की ना ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये कहना चाह रहा है, पोषण से भी अपना भूख तो मिटा सकता है वो, लेकिन खा रेस्टोरेंट है, खाना है भाई, सस्ता है, सस्ता चीज़ छोड़ के वो पोषण क्यों यूज़ करेगा, अपना एक पोषण क्यों वेस्ट करेगा वो। लेनिन सब कुछ क्लीन करता है, सब कुछ साफ करता है, डोम को जो है ना साफ करने के बाद डोर खोलता है। एक वाइट लेटर जमीन पर ना गिर जाता है, लगता था कोई पैलेस लेनिन से ना मिलने आया था, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट के ना कॉन्ट्रैक्टेड देखा तो डिस्टर्ब नहीं किया और सिंपल नोट छोड़ के चला गया। कौन होगा ये, विक्की होगी या निशा होगा या कोई और, देखते हैं। लेनिन ने क्यूरियोसिटी के साथ लेटर खोला। सिग्नेचर देखकर तो लेनिन के तो शौक ही हो गया। तुम लोग गेस करो कौन हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5। गेस किया? चलो कमेंट में डाल देना कौन गेस किया। ये था जेडन भाई, या जेडन, अपना फिफ्थ ग्रेड जीनियस एक्लोइटी। जेडन दूसरे एक्लोइटी से कम इंटरेक्ट करता था, लेकिन अभी मैसेज छोड़ के गया तो कुछ काम से ही आया होगा, ऐसे हाल चाल पूछने तो नहीं आया होगा वो। मतलब क्या हाल है भाई, आज आज क्या किया तूने, ऐसे पूछने तो नहीं आएगा ना। और अब जेडन खुद ना इनवाइट लेकर लेलिन के सामने मिलने आया था, जो लेलिन के लिए एकदम ना शॉकिंग था। लेकिन जब वो खुद आया है तो उससे मिलना तो पड़ेगा उसको। थोड़ी देर सोचने के बाद लेलिन ने अपनी पेल उंगलियां उठाई और वाइट नोट पर ना एकदम कुछ लिखने लगा। हर बार उंगली गुजरने पर ना नोट पर ना रेड कैरेक्टर बन जा रहे थे। जेडन ने इस पेपर को नोट पर ना सिंपल स्पेल कास्ट किया था, जो सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता था। ऑब्वियसली ये सिर्फ एपीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी के एरिया में ही काम करता था, और एक्लोइटी में पॉपुलर था। और रिसिप्ट के रिप्लाई बहुत जल्दी आया था, जल्दी जल्दी ही लेडिन लेलिन को ना रेस्टोरेंट के एक रूम में जेडन से ना मिल जाता है वो। मतलब एकदम आज मैसेज भेजा, आज ही मिला, और आज ही खाना खा रहे होंगे साथ में। जेडन अब और ज़्यादा ना ग्लोमी लग रहा था, उसके जो इंजरी थी ना लिम्स की तरफ, एकदम लेलिन ने देखा कि एक स्लिम टीनी आर्म ना, उसका जो हाथ कटा था ना वो रीग्रो हो चुका है, और वो ना हंस पड़ा ये सब देखकर, और बोलता है मन ही मन, लगता है डोरोटी ने उसे ना जो फ्लावरिशिंग फ्लावर को ना जेडन को दिया था ना, मतलब अपना लेलिन ने ना इनडायरेक्टली दिया है, लेकिन उसको तो डोरोटी द्वारा मिला है ना, प्रोफेसर द्वारा, अपने प्रोफेसर द्वारा जेडन को। जेडन ने क्या प्रॉमिस किया था, मतलब फ्लावरिशिंग फ्लावर जो है उसके बारे में ना अपना जेडन बोलता है, एकदम थैंक्स करते हुए। जो फ्लावरिशिंग फ्लावर है ना वो लेलिन ने दिया था ना, इसके बारे में थैंक्स कर रहा था। जेडन वाइट चेयर पर बैठा और कप उठाकर लेलिन की तरफ किया। ये गेस्चर कुछ इम्पोलाइट था,
लेलिन ने अंदर ही एकदम से कुछ सोचने लगा, लेकिन वो बाहर से कुछ नहीं बोलता, अंदर ही अंदर सोचता है। चेयर ढूंढकर बैठने के बाद सामने रखे डिलीशियस और एकदम प्रीशियस खाने को ना वो इग्नोर करते हुए लेलिन ने ना सिंसियर स्माइल किया और बोलता है, प्रोफेसर डोरोटी के साथ ऑफिशियल मेगोस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए मैं ही थैंक्स करने वाला हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा है, मैंने कोई तुम्हें एहसान नहीं किया है, प्रोफेसर डोरोटी जी ने जो मुझे दिया है इंफॉर्मेशन ऑफिशियल मैगोस का, उसके बदले मैं भी थैंक्स करता हूँ। नेचुरली लेलिन को नहीं पता था कि डोरोटी के पास ब्रांडेड स्वॉर्डमैन एडवांसमेंट की ना इंफॉर्मेशन थी। ये न्यूज़ जेडन ने ही लीक किया था, और इसका रीज़न शायद लेलिन को ना एक्सीडेंटली जेडन को ना बता देना था कि उसके पास फ्लावरिशिंग फ्लावर है। मतलब भाई, समझ रहे हो क्या 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 बोला है अभी? मतलब ये बोला है कि लेलिन ने ना सीक्रेटली ना ये खबर फैला दी थी कि उसके पास फ्लोरिशिंग पाउडर है, और जेडन जो है अपना, उसने ना ये सुनने के बाद डोरोटी के जो थे ना वो इनहेरिटेंस के बारे में ना चालू कर दिया था, और इसी वजह से उसको ये मिला, और जो अपने लेलिन को वो मिला। तो समझ जाओ किस लेवल का प्लानिंग चल रहा था। लेकिन ना ये सब खत्म होने के बाद दोनों हंसने लगते हैं, कुछ नहीं बोलते एक दूसरे को। लेलिन भी ना कुछ सुपर रिप्लाई करता है, और आखिर में ना जेडन ने आज उसने उससे मिलने का ना असली मोटिव बता देता है। मतलब किस लेवल का प्लानिंग है भाई, ये तो मैं सोचा भी नहीं था। लेलिन ने भी ना चलो, लेलिन प्रोफेसर डोरोटी ने ना मुझे बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने तुम्हें दी थी, उसका मेजर पोर्शन मिसिंग था, ऑफिशियल मैगस बनने के लिए रिलायबल नहीं था, इसलिए तुम भी दूसरे ट्रेसेस ढूंढना चाहते हो और एक्सप्लोरिंग के लिए आगे जाना चाहते हो, सही है ना? मतलब अपना जेडन बोल रहा है। लेलिन ने अपने फिंगर ने इंटरलॉक किए, और जो है ना, ये बहुत सारे लेवल 3 एक्टिविटी सोचते हैं सिर्फ तब जब रेमंड की एडवेंचर ना एकदम मतलब हीरोइक लगे। लेकिन गोल्डन पीरियड ऑफ एडवांसमेंट ख़त्म होने वाला हो तो तभी वो एकेडमी या फैमिली के साथ ना स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोचते थे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ना, जब तक उम्र है भाई, अपने आप ट्राई करने का कोशिश करना चाहिए। और गोल्डन पीरियड मतलब अपना उम्र ज़्यादा होने के बाद किसी एकेडमी या फैमिली के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट करो और चुपचाप रहो वहाँ पर, ज़िंदगी जियो अपना। ये सब चल रहा है। अपना लेनिन बोलता है, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब वो सीधा सीधा कह देता है। और अपना जेडन हॉर्न जो है ना वो ऐड करते हुए बोलता है, आई जस्ट हैपन टू हैव अ ट्रेस ऑफ रेमेंट रिगार्डिंग ऑफिशियल मैगोस। मतलब ये कहना चाह रहा है उसे कुछ मिला है ऑफिशियल मैगोस के बारे में, ट्रेसेस इनहेरिटेंस के बारे में। लेलिन के जवाब को सुनकर ना जेडन की स्माइल और भी ना वाइड हो जाती है। मतलब रेमेंट्स क्लूज, वो अपना बोलता है। लेलिन लेलिन बोलता है, क्या तुम सच में बाहर जाने की हिम्मत कर रहे हो? लेलिन खुद ना कुछ शौक लग रहा था। बाहर की नज़र से ना देखे तो जेडन एनिमी एकेडमी टोरस का मर्डर था। मतलब टोरस वही जो ब्लड बाथ में ना इसके साथ फंस गया था, मारा तो लेलिन ने था लेकिन नाम तो जेडन का लग गया ना। एनिमी ऑफिशियल मैगोस का हेट्रेड ऑलरेडी उस पर ना लॉक हो गया था, फिर भी वो एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर जाने की हिम्मत कर रहा था। ये कुछ खटक नहीं रहा था, मतलब समझ नहीं रहा था। जेडन के वर्ड सुनकर ना उसका चेहरा डार्कन हो गया। बोलता है अपना लेनिन, मैं उस बुड्ढे को एक दिन जरूर मारूंगा, उसकी लाश को एकदम स्पेशली अपने लैब में रखूंगा। मतलब जेडन कह रहा है। गालियां देने के बाद जेडन ने लेलिन को एक्सप्लेन किया कि लाइट हाउस ऑफ द नाइट की पावर अब भी ना बहुत ज़्यादा है। उसके लॉर्ड मैगोस के मेडिटेशन के अंडर सेज गौथम वुड और व्हाइटवुड कैसल जल्दी से ना रिवेंज लेने की हिम्मत नहीं कर सकते जब तक वो खुद डिस्ट्रॉय होने की तैयारी ना करें। मतलब लाइट हाउस ऑफ द नाइट इतना पावरफुल है, लेवल 3 का जो है ना मैगोस है उन लोगों के पास। उलट टाइम के साथ ना ट्रीटी ने 20 साल का एग्री हुआ है, मतलब 20 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते वो लोग। और अपना जेडन बोलता है, मेरी सिचुएशन में कांस्टेंट डेंजर है, इसलिए मुझे कुछ रिलेशन कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लाइफ में ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। जेडन बोल रहा था। ऑफिशियल मैगोस बनकर लेलिन ने ना आईब्रो उठाते हुए बोला, ऑफिशियल मैगोस बन के क्या?
जेडन के इंटेंशन को ना वो गेस कर रहा था। अपना जेडन बोलता है बिल्कुल। और ऑफिशियल मैगस के अगेंस्ट जाने के लिए ना सिर्फ ऑफिशियल मैगस बनने के बाद ही ना एबिलिटी होती है। जेडन के चेहरे पर ना एकदम एक्सप्रेशन, खुशी वाला एक्सप्रेशन था। एक बार मैं ऑफिशियल मैगस बन जाऊंगा तो एनिमी के रिटेलिएशन का ना एकदम से ना जवाब दूंगा, अपना जेडन बोल रहा था। लेलिन ने सर हिलाया और बोलता है जेडन का सोचना सही था। वही बोल रहा था एकेडमी और प्रोफेसर की प्रोटेक्शन ना एक्सटर्नल फैक्टर था जो कभी भी ना हट सकता है। सिर्फ अपनी खुद की स्ट्रेंथ ना सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। सिचुएशन को ब्रीफली समझने के बाद लेलिन रिलैक्स हो गया और धीरे से चेयर पर ना रिक्लाइन कर गया और बोलता है अपना लेलिन, तो फिर मेरे दो क्वेश्चन हैं। रेमेंड्स कहाँ हैं और तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? जेडन ने एक लंबी सांस अंदर ली और जान गया कि अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो लेलिन जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना जेडन बोलता है मैं रेमिट्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन जनरल लोकेशन बता सकता हूँ। ये जिथरमुन माउंटेन प्लेन्स के पास ही है। अपना लेलिन तो शौक, जिथरमुन माउंटेन प्लेन्स, ये चार शब्द सुनकर लेलिन की प्यूपल एकदम से शौक हो गया। लेकिन कुछ तुरंत उसने खुद को ना कंट्रोल करते हुए ये फ्रैक्चुएशन ऑफ सेकेंड को ना एकदम कम कर दिया। जेडन को बिल्कुल नोटिस होने ही नहीं दिया और बोलता है और तुमने मुझे क्यों चूज किया? जेडन ने वरी स्माइल के साथ कहा, जिथरमुन माउंटेन प्लेन्स एकदम पॉइजनस प्लांट और म्याजमा भरी हुई है। एक एक जो है पोसिनेरिंग एक्लोइटी के साथ जाने से सेफ्टी के लिए और आसानी हो जाएगा ना। मतलब अपना लोंडा जो है मेमसी वो सीनियरिंग में भी तो एक्सपर्ट है ना। और मर्लिन जो है वो तो टपक गया है अब एबीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी में, जिससे ना वो जान पहचान है थोड़ा बहुत। वो तो अपना लेलिन ही है ना। और भी हो सकते हैं पोसिनेरिंग, लेकिन लेलिन को पहचानता है इसलिए उसको अप्रोच कर रहा था। लेलिन ब्लैंक रह जाता है। तब उसे याद आया कि एकेडमी में अब सिर्फ 50 ही एक्लोइटी बचे हैं। पहले जब एकेडमी में 1000 एक्लोइटी थे, बहुत सारे पोसिनेरिंग एक्लोइटी थे, इसलिए जेडन के पास टाइम था चूज करने का। लेकिन ब्लड बाथ के बाद जेडन को ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो गए थे। इतना कि सिर्फ लेलिन ही बचा था। मतलब पोसिनेरिंग में समझ रहे हो, एक एक अकेला लेलिन ही बचा है पोसिनेरिंग का। जो स्टूडेंट है वो लेलिन ही बचा है, समझ जाओ। 50 में से एक। मतलब पोसिनेरिंग करने वाले लोग कितने रेयर हैं इस वर्ल्ड में। और अपना लेलिन के दिमाग में ना कुछ थॉट आता है। वो बोलता है भले ही मैं नहीं जानता कि जेडन ने बताए हुए रेमेंड ग्रेट मैगो सैलम के हैं या नहीं, लेकिन वेंचफुल स्पिरिट रोमन ने भी यही क्लू बताए थे। जेडन ने भी कुछ डिस्कवर कर लिया होगा शायद। लेनिन के दिमाग में ना बहुत सारे थॉट ना घूम रहे थे, लेकिन ऊपर से वो एकदम हेजिटेट दिखाई दे रहा था। मतलब हेजिटेट कर रहा था, उसके सामने नाटक कर रहा था यार। वार अभी ख़त्म हुई है। अभी एकेडमी से बाहर निकलना बहुत डेंजरस है। मेरे सोर्स के मुताबिक रेमेंट ऑफिशियल मैगस के हैं। वहाँ ऑफिशियल मैगस बनने की इंफॉर्मेशन और रिसोर्स मिल सकते हैं। क्या यही तुम्हें नहीं चाहिए? और जब तक तुम पार्टिसिपेट करने का एग्री करोगे रिवार्ड के मामले में। मतलब अपना जेडन ये सब कह रहा था। लेलिन का एक्सप्रेशन को देखकर जेडन जल्दी से महसूस कर लेता है कि कर रहा था कि इसलिए वो ना और ना ज़्यादा ना लुभाने की बार्गेनिंग चिप्स ना ऐड करते जा रहा था। मतलब उसको लेके जाने का ही है। उसके दिमाग में तो कंफर्म है कि मैं लेके जाऊंगा, लेलिन को लेके ही जाऊंगा। लेलिन ने स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन बनाया और फाइनली हाँ कहा कि वो सोच कर बताएगा। अपना लेलिन बोलता है उसने अभी जवाब नहीं दिया है। लेलिन को ऐसा बिहेव करते देखकर लेले जेडन जो है ना वो सिर्फ ना थोड़ा सा ना बुरा फील करता है। मतलब आए भी भरता रहता है, क्योंकि एंड में लेलिन कुछ मूव्ड लग रहा था कि जैसे ना उम्मीद थी दूसरे दिन ना लेलिन जेडन को ना मतलब जैसा कंफर्म हो गया है कि लेलिन भी जाने का सोच रहा था वो भी। और उसने हाँ तो कह दिया कल के दिन जाकर। सुबह एक अर्ली हावर लेलिन और जेडन दो ब्लैक हॉर्स पर ना सवार होकर डाउनिंग सन की रेमेना एबिस बोन फॉरेस्ट के कॉम्पाउंड से निकल पड़े। जाने से पहले लेलिन ने दूर ना एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी के ग्रेवयार्ड को ना एक लास्ट ग्लैंस मारा। ग्रे ग्रेनाइट बिल्डिंग पहले ही टुकड़ों में ना बिखर चुके थे, लेकिन शायद ना मिसकॉन्सेप्शन था।
लेकिन क्रैक्स ना छोटी छोटी होती जा रही थी, मतलब रिपेयरिंग चालू था। जैसे ही ये मैसिव ग्रे वार्ड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, और रिकवरी प्रोसेस में वो मतलब ठीक हो रहा था, अपने आप ही ठीक हो रहा था। मतलब होगा अंदर कोई ठीक करने वाला, बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है। और लेलिन बोलता है अपना, अगली बार जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत सारे चेंजेस होंगे शायद। एफबीएस पोन फॉरेस्ट एकेडमी का लास्ट ग्लैंस मारकर लेलिन डार्क फॉरेस्ट में एकदम से डिसअपियर हो जाता है। 5 दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है। पोलफील्ड एक किंगडम जो है उसके वेस्टर्न प्रोविंस के आउटस्कर्ट पर रोड पर 3 एक्लोइटी न इंतजार कर रहे थे। तीनों ने दूर देखा तो हॉरिजन पर 2 फिगर हॉर्स के एकदम चढ़ कर आ रहे थे। तो वो 2 राइडर जो है ना, तीनों के सामने रुक गए, लेलिन और एक अनफेमिलियर एक्लोइटी। लेलिन बोलता है, नहीं, अपना जेडन बोलता है, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये मिस्टर बोसन है, लिटिल फैमिली से। स्ट्रेंजर की आवाज़ जेडन की थी, मतलब उसने मास्क अपीयरेंस रखी थी ट्रबल अवॉइड करने के लिए, मतलब मास्क वास्क पहना था। और बोलता है, और ये साया और रॉथ है, मतलब 3 लोग थे। एक अपना बोसेन हो गया, और दूसरी साया, और तीसरा रॉथ। जेडन ने ग्रुप को लेलिन को ने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब लेलिन को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। बोसेन के गोल्डन ब्राइट हेयर थे और वो सिल्वर रोब पहने हुए था, बहुत ग्रैंडली ड्रेस्ड दिखाई दे रहा था। अगर एक्लोइटी मार्क ना होता तो लेलिन सोचता कि कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन जेडन ने स्पेशली ना मिस्टर बोलकर हॉनोरिफिक और लिलिटेल का एक्सप्लेनेशन दिया था, जो लेलिन के लिए शौक था। लिलिटेल फैमिली एकेडमी की बिग 3 फैमिली में से एक थी, जहां हर जनरेशन में कम से कम एक ऑफिशियल मैगस पैदा होता था। बिल्कुल, मतलब एपीएस पॉइंट फॉरेस्ट एकेडमी के चेयरमैन को भी ना बिग 3 फैमिली को ना एकदम सपोर्ट करना पड़ता है, उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। बोसन ने प्राइड के साथ ना ऐड किया, मतलब उसके पास डायरेक्टली हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक एक्सेस करना ना आसान है। मतलब उसको लेने का ज़रूरत ही नहीं है मेडिटेशन टेक्निक, वो खुद उसके फैमिली वाले दे देंगे। लेलिन इस टाइम में क्या करता है, वो एकदम दिमाग लगाता है। लेलिन शॉक और थोड़ी सी एनवी वाली एक्सप्रेशन दिखाता है उन लोगों को, मतलब एक्टिंग कर रहा है, सच में नहीं है। बोसन के ईगो को ना सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में ना कुछ एकदम विलेनस थॉट ना चल रहे हैं। साया एक फायर हेयर फीमेल एक्लोइटी थी, जो लेलिन को न नीला की याद दिलाती थी। एकेडमी वापस आने के बाद उसने नीला को एक बार भी ना नहीं देखा था। मतलब वो मर चुकी होगी, या एकेडमी के नोटिस नहीं मिला होगा, या फिर एकेडमी छोड़कर ना भाग गई होगी, कुछ पता नहीं है नीला के बारे में। आगे देखते हैं। लेलिन ने उसके लिए जेंटली एकदम साइन किया, मतलब लीना के लिए। फिर छोटे पार्टी का लास्ट मेंबर रोथ, वो टिपिकल वेस्टर्न मेल था। उसकी हाइट बहुत लंबी थी, लेलिन से आधा हेड ज़्यादा। चेहरा ना सिंपल और ऑनेस्ट दिखता था। लेकिन लेलिन न केयरलेस नहीं था। ब्लड बाथ में सरवाइव करने वाले एक्लोइटी सिंपल नहीं होते। इन तीनों लोगों में लेवल 3 एक्लोइटी की एनर्जी वेव थी, मतलब तीनों के तीनों लेवल 3 थे। मतलब आपने 5 लोग हो गए, 5 ही लोग लेवल 3 है। पोशन और साया के बॉडी पर मैजिक आर्टिफैक्ट की ऑरा भी एआई चिप ने ना डिटेक्ट किया था। और लेलिन बोलता है, हेलो, मैं हूँ लेलिन, ओशिनेरिंग एक्लोइटी। उम्मीद है कि लेलिन ने बाकी लोगों को ना अपना इंट्रोड्यूस किया। और जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स बहुत सारे ना, मतलब अपना जो बोसेन है ना, वो लिटिल फैमिली का, वो कह रहा है बहुत सारे पॉइजनस हैं जिथरमोन माउंटेन प्लेन में। और तुम्हारी रेपुटेशन जो है वो मैंने सुनी है, पोशनरिंग जीनियस मर्लिन से थोड़ा सा ही कम है। मुझे विश्वास है कि तुम हमारी लॉजिस्टिक और सेफ्टी इंश्योर करोगे। बोसेन ने लेलिन को ना एकदम अच्छी वाली स्माइल दी और एकदम वार्म फील किया। और लेलिन बोलता है अपना, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा। लेलिन सर हिलाते हुए कहता था। और बोसन बोलता है, ठीक है, देर हो रही है, चलिए चलते हैं। लेलिन ने सिर हिलाया और 5 लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर ली। लेकिन अंदर ही अंदर लेलिन जेडन के एक्शन को न से कुछ न डिस एकदम गुस्सा था, क्योंकि उसने बिना उसको बताए एक्स्ट्रा मेंबर ऐड कर लिए थे। वो करंट सिचुएशन को न अप्रूव नहीं करना चाहता था। इसके अलावा बोसेन की आइडेंटिटी उसको न ट्रबलसम फील हो रही थी, जैसे कुछ नोटिस किया हो। जेडन ने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में लेलिन को एक्सप्लेन किया कि बोसेन और बाकी लोगों को मेरे प्लान के बारे में एक्सीडेंटली पता चल गया, और उन्होंने इंस्टिट किया कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं।
इस वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर और प्रोफेसर से भी सच छुपाया और एकेडमी से स्नीक आउट कर लिया। जेडन ने वरी स्माइल किया और बोलता है, तुम जानते हो मैं उन्हें रिफ्यूज नहीं कर पाया। मतलब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो उसने दे दिया था। एफबीएस बॉर्न फॉरेस्ट एकेडमी के पीछे बड़ी फैमिलीज के लिए अभी वार खत्म होने के बाद सबसे डेंजरस पीरियड चल रहा था। बोसन फैमिली के सक्सेसर होने के नाते हमेशा एकेडमी के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन अब वो बॉडीगार्ड भी नहीं था उसके पास। उसने बॉडीगार्ड को भी नहीं लाया था, जो इंडिकेट करता था कि ये कन्वर्ट एक्सप्लोरेशन थी। उसकी फैमिली को भी इसके बारे में, इसके डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है। इस बारे में लेलिन सिर्फ वरी स्माइल कर सकता था और सराउंडिंग के प्रति और वरी हो गया था। कोई बेटर आइडिया नहीं मिल रहा था इस टाइम में। चिथरमून माउंटेन प्लेन्स पोलफील्ड एकेडमी के वेस्टर्न बॉर्डर पर था। ये एफबीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी और सेज गोथम वुड के बीच की बाउंड्री थी। मतलब ये लोग बाउंड्री में आ गए हैं भाई, अब कुछ भी हो सकता है, आगे फाइटिंग वाइटिंग देखने का भी मिलेगा हमको। ये दोनों फोर्सेस अभी ना ह्यूज वार खत्म करके आई थी और जेडन पर ब्लड डेप्थ भी था, मतलब वो टोरस का मारने का, क्योंकि उसने एनिमी के जीनियस को मारा था। अगर ये पार्टी पकड़ी गई तो पक्का प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे लेलिन हो, जेडन हो या बोसेन और बाकी सब इंटेलिजेंट और ना बड़े बड़े लोग क्रूशल मोमेंट में लाइफ के लिए लड़ने की करेज तो रखते थे। रास्ते में पांचों लोगों ने अपने ट्रैवलिंग आउटफिट चेंज करने करके यंग नोवेल मास्टर और मिस्ट्रेस का आउटफिट पहन लिया और वेस्टर्न बॉर्डर के साथ ट्रैवल करते रहे। नोवेल के हाथों में नॉलेज और पावर होती थी। एफबीएस बॉनफॉरेस्ट एकेडमी में ज़्यादातर एक्लोइटी नोबिलिटी से ही थे। उन्हें ड्रेस करना आता था, इसलिए पांचों लोगों ने नोबिलिटी की तरह ड्रेस किया। उनका डिस्पोजिशन नेचुरली फॉर्म था, अगर अलग अलग ड्रेस करते तो नोटिस किया जाता था। लेलिन ने भी बाकी तीनों एक्लोइटी के साथ ना क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश की। साया और रोथ काफ़ी फ्रेंडली थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि लेलिन भी लेवल 3 एक्लोइटी था और पोसिनेरिंग में टैलेंट माना जाता था, इसलिए वो फ्रेंडली थे। बोसिन की तरफ से इलाइट एमोंग मैजिशियन जैसा बिहेवियर था, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसके तरफ से। रिफाइंड और कॉर्टिजियस, लेकिन एरोगेंट था वो, एकदम एरोगेंट। नोबिलिटी के एकदम नोबेल की तरह, नोबिलिटी की तरह एरोगेंट था, इसलिए वो लेलिन और बाकी एक्लोइटी के प्रति ने थोड़ा सा उदास भी फील करता था। उदास क्यों फील करता था ये मुझे भी नहीं मालूम। लेलिन को लगता था कि अगर वो हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक की कोई इंफॉर्मेशन बोले तो बोसेन जो है उसका अटेंशन न पक्का मिलेगा उसको। लेकिन ऐसा होने के बावजूद कई दिनों तक साथ रहने के बाद लेलिन ने उनके स्टैट को न मोर और लेस डिटरमाइन कर लिया था। मतलब अपना बंदा सबका स्टैट चेक कर रहा है, कौन कितना पावरफुल है। इस पांचों लोगों के ग्रुप में लेलिन के अलावा स्टैट के हिसाब से बोसेन सबसे स्ट्रांग था। एआई चिप के डिटेक्शन के मुताबिक बोसेन की स्पिरिचुअल फोर्स 15 तक पहुंच चुकी थी। ये ऑफिशियल मैगोस तक एडवांस करने का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन किसी कारण से इसे न लेलिन की तरह से काउंसिल किया हुआ था, मतलब छुपाया हुआ था। लेलिन ने जैसे छुपाया है ना अपना स्टैट, वैसे ही छुपाया है बोसेन ने भी ना कोई सीक्रेट मेथड यूज करके अपनी स्पिरिचुअल फोर्स की एनर्जी वेव्स और आंखों की जो लाइट है ना उसे छुपा रखी थी, ताकि किसी को पता ना चले। इसके अलावा बड़ी फैमिली के लेवल 3 एक्लोइटी होने के नाते बोसेन की मैजिक आर्टिफैक्ट की एनर्जी वेव्स बहुत स्ट्रांग थी। सिर्फ लेलिन के गले में लटके फॉलन स्टार पेंडेंट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। लिलिटेल फैमिली एकेडमी की 3 बिग फैमिली में से एक थी। अगर यहाँ से आए यंगर जनरेशन के बोसेन जैसे के पास ना मैजिक आर्टिफैक्ट ना होता तो लेलिन ना सबसे पहले यकीन ही नहीं कर पाता वो। जेडन, साया और रोथ ये तीनों अभी अभी लेवल 3 एक्लोइटी बने थे। जेडन और साया के पास मैजिक आर्टिफैक्ट थे और वो रोथ से थोड़ा स्ट्रांग थे, लेकिन रोथ रास्ते भर ना कौन सी की वो मतलब ना अजीब अजीब बातें कर रहा था। ऑब्वियसली उसके पास अपना हिडन ट्रम्प कार्ड तो जरूर होगा। बिना ट्रम्प कार्ड यूज किए बोसेन और मेरे बीच 50-50 चांस है जीतने का। अपना लेलिन बोल रहा है साया और जेडन हमसे थोड़े कम है, जबकि रोथ लास्ट रैंक पर है, लेकिन उसको भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब ये कहना चाह रहा है। लेलिन की आंखें ना चमकी और वो जल्दी से कैलकुलेट कर रहा था कि अगर ग्रुप के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या रिजल्ट होगा और उसकी सिचुएशन पर कितना कंट्रोल रहेगा। मतलब
क्या सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा अपना लेलिन? लेकिन चाहे उसके प्रीवियस वर्ल्ड के नोवेल हो या आज का एडवेंचर, ट्रेजर मिलने के बाद एडवेंचर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं। लेलिन ने खुद से न पूछा, अगर जेडन या बाकी लोगों को पता चला कि गया की एक्चुअली ग्रेट मेगासेलम की इनहेरिटेंस है तो वो लूट का शेयर करने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। कौन जाने पहला रिवोल्ट कौन करेगा और कौन होगा वो मरने वाला पहला। जिथर मून टाउन जिथर मून माउंटेन प्लेन्स के फुट पर बेस एक छोटा सा टाउन है। उस दिन धूल उड़ती हुई रोड पर 5 ट्रैवल करने वाले हॉर्स राइडर दिखाए जाते हैं। कोई बोलता है, ठीक है, हम जिथरमुन माउंटेन से जिथरमुन माउंटेन प्लेन्स में इंटर करने में करेंगे, लेकिन उससे पहले टाउन के इन में ना लॉजिंग ले लेते हैं। मतलब इनका मतलब होटल है, होटल को इन बोलते हैं, मैं इन ही बोलूँगा। जेडन ने अपने हॉर्स के ना रोका, नीचे उतरा और उसने एक बैडली डैमेज मैप निकाला और देखा। इस वक्त उसका अपीयरेंस बिल्कुल अलग था। ये एक स्कॉलर मतलब सेक्युलर फेस चेंजिंग स्पेल था जो लेलिन के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। ये बॉर्डर का एरिया है, अगर शेष गौतम एकेडमी के लोग यहाँ हो तो अजीब बात नहीं, इसलिए हमें और केयरफुल होना होगा। मतलब अपना जेडन सबको बता रहा है, लेकिन बोसन बीच में ही बोल देता है, हमें पता है ऑलरेडी। बोसन ने अपने ना रोप्स स्ट्रेट किए और इम्पेशेंटली बोला था, 5 लोगों ने अपने हॉर्स को ना गोस्ट विथ ग्रेवनेस कुछ किया नाम के इनमें ना लेके जाने लगे। मतलब ये होटल का नाम क्या है यार, कितना अजीब नाम है, बताऊं क्या तुम लोगों को? गोस्ट विथ ग्रीवनेस डोंट वीप, मतलब ऐसा कुछ नाम है। डोर खुलते ही जैसे एक नया वर्ल्ड था। शाउटिंग एकदम आवाजें गूंज रही थी, पसीने और अल्कोहल की जो बदबू है ना वो फैली हुई थी। जेडन ने एकदम से नाक बंद किया अपना, लेकिन काउंटर की तरफ बढ़ता है और एक गोल्डन कॉइन फेंक देता है और बोलता है, मुझे 5 प्राइवेट रूम दो। वो उधर से आवाज आती है, सॉरी सिर्फ 3 रूम बचे हैं। जेडन का पूरा बोलने का ना जो तरीका है ना, उसको ना रोकते हुए एक आदमी बोलता है, उसने 3 रूम ऐसे ही बोल दिया था और बोलते जेडन बोलता है, ठीक है 3 रूम सब ले लेंगे और अपनी बेस्ट खाने की आइटम दिखाओ। इस छोटे टाउन में इनमें लॉजिंग मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है भाई, लक्की बात है। इसीलिए जेडन ने कुछ और नहीं कहा था, वो कुछ और नहीं मांगा था। इस छोटे टाउन के इनमें ना पैसा देते वक्त ना उसने कंप्लेन किया कि ये डैम्ड प्लेस साल भर में कुछ विजिटर भी नहीं आते होंगे, अब सिर्फ 3 रूम क्यों बचे हैं, मतलब ये कह रहा था वो। शॉप ऑनर जो था ना, वो बोलता है ये सुनने के बाद, कौन जाने यार, कौन जाने, जीथरमोन माउंटेन प्लेन्स में पॉइजनस गैस और मैज़मा भरे हुए हैं, बहुत से लड़के वहां जाकर वापस ही नहीं आते। यूजुअली यहाँ सिर्फ रम पीने आते हैं, लेकिन आज गोल्डन कोइंस के मामले में 2 वेव्स ऑफ इम्पोर्टेंट गेस्ट आए थे। मतलब एक वेब्स तो अपना लेलिन वाला ही हो गया, दूसरा कौन होगा? 2 वेब्स। लेलिन आगे बढ़ा, बोलता है, मतलब हमसे पहले कोई और यहाँ आया था? वो बोलता है शोपनर, बिल्कुल, और उन्होंने टूर गाइड भी मांगा था, गोल्ड कॉइन से पेमेंट किया था। कौन? जीथर माउंटेन प्लेन्स की बातें कर रहे थे वो लोग। इस न्यूज को सुनकर ना लेलिन और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। सबके मन में कुछ ना कुछ प्रेमोनिशन आ रहा था। और बोलता है, अपना वो जो है ना होटल का ओनर बोलता है, ठीक है पिंकी को बुलाऊंगा, वो तुम्हें रूम तक ले जाएंगे। शॉप ओनर ने तीनों ऑयली कीज उतारे और चिल्लाया, पिंकी पिंकी। किसका नाम है ये पिंकी? एक सेकेंड भी मत वेट करवाना, बोलता है वो अपना शॉप ओनर, मतलब होटल ओनर। और बोलता है, वरना तेरी स्किन खींच लूंगा मैं। मतलब साला यहाँ पर और ही नशे चढ़ते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, स्किन खींच लूंगा, तेरे को इसमें डाल दूंगा, जला दूंगा, रख कर दूंगा। जल्दी एक ग्रे पॉइंटेड हेड पहने डॉर्फ ऑनर के सामने खड़ा हो गया। अच्छा तो ये डॉर्फ था? वो बोलता है, रेस्पेक्टेड सर, पिंकी आपकी बीडिंग के लिए रेडी है। पिंकी नाम का ये डॉर्फ लेलिन की हाइट का सिर्फ आधा था। उसने फ्लावरी ग्रीन कस्टम पहना हुआ था जो काफी कॉमिकल लग रहा था। हमारे एस्टिमेटेड गेस्ट को ऊपर रूम तक लेके जाओ, तुम जानते हो ना कौन सा? ऑनर ने कैजुअली ड्राफ्ट को थप्पड़ मारा और कीज दे दिए। डॉर्फ बोलता है अपना,
डियर गेस्ट, पिंकी के पीछे फॉलो कीजिए, स्टेप का ख्याल रखिएगा। पिंकी ने अपना हेड टच किया और आगे लीड करने लगा। लिलिन और बाकी लोग पीछे पीछे थे। साया ने अपने क्लॉक उतारी, मतलब कपड़ा उतारा, क्लॉक था उसका। उसका ब्यूटीफुल फेस और बॉडी दिखाई देने लगा, जो कुछ दारूबाज को एकदम ना अट्रैक्ट कर रहा था। कोई तो सीटी भी मार रहा था भाई। इस पर साया बिल्कुल इरिटेट नहीं हुई उसने, बल्कि उसने तो ना एक साइड ग्लांस दिया कुछ दारूबाजों को। वो दारूबाज तो भाई पूरे आग बबूले हो गए खुशी से, मतलब खुशी से हुए थे। इन लस्टिंग एनिमल को देखकर लेलिन ने ना स्निक किया। साया का ये एक्सप्रेशन दिखाता था कि वो ना ऑलरेडी काफी एंग्री हो चुकी है, मतलब अंदर से गुस्सा तो है। अगर ये दारूबाज रेकलेस होकर प्रोवोक करने आए तो उनकी मौत से भी बुरी हालत हो सकती है। लेलिन बोलता है, तुम और, मतलब लेलिन को बोल रहा अपना, वो जो जेडन है ना वो बोल रहा है, बोसेन और मैं दूसरे में, और लास्ट वाला साय के लिए कोई ऑब्जेक्शन। मतलब जेडन बोल रहा है कि लेलिन और रोथ वो साथ में रहेंगे, बोसेन और जेडन वो साथ में रहेंगे, और साया को एक अकेला कमरा दिया जाएगा। इस एडवेंचर के ऑर्गेनाइजर के रूप में जेडन ने जल्दी रूम को ना एक्लोइड मतलब बांट दिया था। जेडन ने डिफिकल्ट बोसेन को ना खुद के साथ असाइन किया। देखकर लेलिन और रोथ ने रिलीफ की सांस ली और नेचुरली कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं दिखाया। साया ने भी कुछ नहीं कहा। एक बार फिर मेरे रूम में आना, शॉप ओनर ने बताए प्रीवियस बैच को कस्टमर के बारे में मुझे थोड़ा कंसर्न है। जेडन की ये ना बात सुनकर ना सब लोग हाँ भर देते हैं। अपना लेनिन बोलता है, हम सब एक ही इन में हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम जरूर दूसरे पार्टी को देख लेंगे, उनसे जरूर टकराएंगे। लेनिन ने ब्लाइंडली कहा था, जैसे कुछ ना हिंट दे रहा हो। ड्वार्फ ड्वार्फ छोड़ो, अपना पिंकी बोलते हैं। पिंकी पिंकी के मुताबिक पहले वाले गेस्ट अभी भी इनमें नहीं थे। वो गुड्स खरीदने बाहर गए थे और टूर गाइड भी हायर किया था। मतलब अपना पिंकी सब कुछ बता रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था। डिनर फर्स्ट लेवल के लार्ज हॉल में था। मैं डिश मड पिन पेस्ट था, मतलब मैड डिश मड पीस ऐसे ही कुछ है, जिसमें वाइल्ड हर्ब्स सीजनिंग के तौर पर था। लेकिन लेलिन और बाकी लोगों के लिए ये फूड सिर्फ ना स्वाइन्स जैसा था, मतलब कुछ खास नहीं था। इन सब का कोई न मतलब फायदा भी नहीं था, लेकिन प्रीवियस बैच ऑफ गेस्ट के बारे में ना वो लोग जानने के लिए कोई क्यूरियस थे एकदम, इसलिए वो हॉल में बैठकर ड्रिंक के नसीब करते हुए वेट कर रहे थे। लेलिन माल्ट ड्रिंक कर, मतलब कुछ पी रहा था लेलिन। साया अपने पास ना कुछ दारूबाज के ना उकसाव को देखकर ना उसका ना गुस्सा ना लिमिट पर पहुंच चुका था। अब तो वो सबको फोड़ ही देगी, इतना गुस्सा आ चुका था। लेकिन इतने में ही इनका दरवाजा खुलता है। बाहर से बड़ी ठंडी हवा के गैस एकदम से अंदर आकर थोड़ी लाइवली एटमोस्फियर ने कम कर दिया था। अंदर आए कुछ लोगों को देखकर लेलिन का बॉडी टेंस हो गया। ये 5 क्लॉक्ड फिगर थे। उनके बॉडी पर एनर्जी वेव्स, पता चला कि वो एक्चुअली लेवल 2 और लेवल 3 के थे। अंदर आते ही उन्होंने भी लेलिन और बाकी लोगों को नोटिस कर लिया। दोनों पार्टीज की लाइन ऑफ साइट एकदम कनेक्ट हुए। आई कनेक्ट हुई, स्पार्क्स दिखने लगे, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 5 क्लॉक्ड फिगर रुके बिना सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गए। साया एकदम से फुसफुसाते हुए बोलती है, कैसे, क्या ये सीज को तो मुट के एकलौटी हैं? वो इस विस्पर टोन में बोल रहे थे। उसके चेहरे पर न चुप्पी और वरी चुपचाप दिखाई दे रहे थे। अपना जेडन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग हॉलीडे पर तो नहीं आए होंगे। इसका अलग ही लॉजिक है भाई। जेडन का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था। मेरा कहना है ये है कि अगर हमें इन इन इन्होंने चूज किया होता तो क्या उन्होंने अवॉइड कर सकते थे? मतलब वो लोग हमको अवॉइड कर देंगे? रोथ ने अपना सर खरोचते हुए कहा था। अवॉइडेंस अवॉइडेंस, बोसेन ने कॉन्टेप्ट एकदम स्माइल करते हुए कहता है, ये वीक लोगों का सोचना है। लिलिटेल फैमिली के कभी कोई भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं समझता। बोसेन भी अपने अलग नशे में। बोसेन से लुक डाउन अपन होकर रोथ टेंस हो गया, मतलब उसको देख ही नहीं सक रहा था। उसने ह्यूमिलेशन सहा लेकिन रिएक्ट नहीं किया। मतलब ताना मार रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा जिथरमोन टाउन इतना छोटा है
और सिर्फ एक ही इन है, तो टाउन में इंटर करते ही हम ऑलरेडी एक्सपोज जो है वो हो चुके हैं। कोई सडन मोमेंट करने से दूसरी पार्टी एकदम डेस्परेट हो गई। सबसे क्रूशियल बात यह है कि उनका मोटिव क्या है यहाँ आने का। लेलिन पूछता है ये सब बात करते हुए, क्या इन्हें भी यहाँ क्लूज के ट्रेसेस मिले हैं? मतलब अपना लेलिन ही बोल रहा है ये। जेडन का एक्सप्रेशन बदला। वो बोलता है, मैंने ये लीड बहुत हैवी प्राइस पर खरीदा है, एक बुक खरीद कर जिसमें एंशियंट कैरेक्टर लिखे थे। मतलब दूसरी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही पाया होगा, कौन जाने उनके साथ प्रोफेसर प्रोफेसर जो है वो भी होंगे। साया का चेहरा और ज़्यादा अनईजी हो गया। वो बोलती है, क्या हमें इस बार ऑपरेशन को एबंडेंट कर देना चाहिए? जेडन बोलता है अपना, नहीं नहीं। जेडन सबसे पहले ना रिफ्यूज करने वाला था। इस लीड के लिए उसने बहुत हाई प्राइस पे किया था। नेचुरली वो गिव अप करने की तैयारी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता यहाँ कोई भी अपने प्रोफेसर को डेंजरस एक्सप्लोरेशन के बाद हासिल बेनिफिट के आधे हिस्सा देना चाहेगा। लेलिन ने ऐड किया, मतलब ये कहना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर प्रोफेसर को साथ लाएंगे तो उसको भी तो आधा हिस्सा देना पड़ेगा। और यही कहना चाह रहा है कि वो ऐसा काम क्यों ही करेंगे। लेकिन उनके उनके हमें नोटिस करने से पहले सिचुएशन बदल सकती है, अपना लेलिन बोलता है। और पूछते हैं वो लोग कैसे, उन्हें ख़त्म कर दें? मैंने देखा सिर्फ 3 लेवल 3 एक्लोइटी और 2 लेवल 2 एक्लोइटी हैं। जेडन ने ब्रूटल एक्सप्रेशन के साथ कहा था ये सब। मतलब वो तो ख़त्म करने पर ही आ चुका है, अपना पोशन भाई बोलता है लिटिल वाला। हाँ, हम ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन ये जीथरमोन माउंटेन प्लेन्स के अंदर होना चाहिए और सारे ट्रेसेस जो हैं उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि दूसरी तरफ का वार का रीजन मिले। मतलब वो कहना चाह रहा है हमारी वजह से वार नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये वंडरिंग मैजिशियन हो, सेज गोथम उठ के एक्लोइटी ना हो। रोथ ने बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा था ये अलग ही दुनिया में जी रहा है भाई। इसको लग रहा है ये वंडरिंग मैजिशियन है। टोटल 5 एक्लोइटी, जिनमें 3 लेवल 3 हैं। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को नर्चर करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। वंडरिंग मैजिशियन ऐसा कभी नहीं कर सकते। मतलब साफ है भाई, 5 लोगों को कौन नर्चर करेगा? सिर्फ एकेडमीज और लार्ज स्केल के मैजिशियन गिल्ड ही इतना एक्लोइटी को साथ भेज सकते हैं। और वंडरिंग मैजिशियन तो अकेले अकेले घूमते हैं ना, वो लोग कहाँ करेंगे? ये अलग ही सवाल पूछ रहा है। अपना जेडन जो है ना वो एकदम मर्डर स्टोन में कहता है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, इवन फॉर अ 1% चांस कि वो भी रेमेंट ढूंढने आए हैं। चिथारमोन माउंटेन प्लेन्स में इंटर करते ही वो हमारे एनिमीज हैं। वो एकदम मर्डरस तरीके से बोल रहा था, गुस्से भरे नज़र से। एक्लोइटी होने के नाते वो मैगस वर्ल्ड के अनरिटर्न रूल्स को ब्रेक कर स्मॉल टाउन में रेगुलर ह्यूमन के बीच एक्शन नहीं लेना चाहते थे। दूसरी पार्टी भी शायद सेम थॉट रखती होगी। मतलब यहाँ पर भी एक रूल है, ब्रेक नहीं कर सकते उसको। अगर कोई भी इलाका यदि ह्यूमन का है, रेगुलर ह्यूमन मतलब एक्लोइटी भी नहीं है उधर, वहाँ पर तुम एक्लोइटी या मैगस कोई भी हो फाइट नहीं कर सकता। ये एक रूल है। अब किसने बनाया मुझे नहीं पता भाई, ये रूल अभी बताया गया है। सीन शिफ्ट होता है रात के गहरे अंधेरे में। जेडिन के सजेशन पर 5 लोगों ने रेस्ट करने का आइडिया छोड़ दिया और सब एक रूम में गैदर हो गए। वहाँ हर एक ने टर्न बाय टर्न नाइट वॉच की। दूसरे टीम ने भी सेम आइडिया फॉलो किया था। वो लोग निकल गए। लेलिन ने वार्न किया, जो एआई चिप की मदद से दूसरी टीम की एक्लोइटी को मॉनिटर कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी 4 एक्लोइटी जो सोफा या टेबल पर सो रहे थे, अचानक आंखें खोल दी। लेलिन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैंने उनके फुट स्टेप की आवाज़ सुनी है जो जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स के एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। रात के टाइम वार शुरू करने के प्लान। चलिए उनके पीछे कैचअप करते हैं, जेडन ने एक्साइटली कहा था। ब्लड बाथ से सरवाइव करने वाले लोग होने के नाते जेडन और बाकी सब एनिमी के खून बहाने का एक्सपीरियंस रखते थे। इस सिचुएशन में उन सबको कॉमन फियर नहीं था कि, बल्कि किसी अननोन रीजन से वो इसका इंतजार कर रहे थे। मतलब खून खराबा उनके शरीर पे घुस चुका है। इस पूरे टाइम उनके ना आँख, कान, नाक, मुँह सब खुले हुए थे। वो लोग एकदम ना लेलिन और बाकी जल्दी से उन्हें ना पकड़ने की कोशिश में निकल पड़े। टोटल 10 ब्लैक शैडोज टाउन में डिम स्टारलाइट के नीचे डिसअपियर हो जाते हैं।
कुछ ब्लैक फिगर जो फिजिकल आइज से ट्रेस करना भी मुश्किल था, जल्द से टाउन छोड़कर जिथरमोन माउंटेन प्लेस के एंट्रेंस की तरफ बढ़े। दूसरी पार्टी इतनी नाइब नहीं होगी कि सोचती हो कि वो हमसे भाग सकती है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने फाइट करने का डिसीजन लिया है। लेलिन ने ये सब कहा था। लेलिन की आंखें ना चमक जाती है कि अगर, और वो दूसरी पार्टी के थॉट को ना एकदम ना सोच रहा था लेलिन। लेकिन ना उसका अपने ग्रुप पर ना पूरा विश्वास था। इसको विश्वास है अपने ग्रुप पर, ये अजीब बात सुना मैंने। उसकी साइट पर सब लेवल 3 एक्टिविटी थी। हाँ, इस वजह से होगा शायद। हाँ हाँ, उधर लेवल 2 भी है ना। और वो 4 मैजिक आर्टिफैक्ट, मतलब 4 लोगों के पास मैजिक आर्टिफैक्ट भी तो है। एआई चिप ने दूसरी पार्टी पर कोई मैजिक आर्टिफैक्ट की एनर्जी वेब से डिटेक्ट नहीं की थी। इसके अलावा पूरी पार्टी में 2 लेवल 2 एक्टिविटी थे। लेलिन के लिए ये वीक लिंक और बर्डन थे। रास्ते में आए एक ब्रांच टूट गई जब लेलिन उस पर गुजर रहा था। उसकी स्पीड 1 इंच भी नहीं बढ़ी। मेडिटेशन के थ्रू एक्लोइटी अपनी मैजिक पावर को बॉडी पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो फिजिकल क्वालिटी को बहुत इनहेंस कर देती है। लेवल 3 एक्लोइटी के लिए स्पिरिचुअल फोर्स का इंक्रीज अकेला ही वाइटलिटी को 2.5 तक ले जा सकता है, जो एक नाइट के बराबर होता है। इसके अलावा लेवल 3 एक्लोइटी जो होते हैं वो वेरियस सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन से और स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर हासिल कर सकते हैं। अंधेरा रात, एकदम ब्रांचेस और वाइन्स लेलिन और उसके ग्रुप की स्पीड को एकदम ना आगे बढ़ा रही थी। दूसरी टूम एकदम से रुक गई थी। लेलिन भी रुक गया और सराउंडिंग को एकदम स्कैन करने लगा। आसमान को छूने वाला टावरिंग ट्रीज थे, डेंस फॉरेस्ट था, अंडरग्रोथ के स्टारलाइट कंप्लीटली शील्ड कर रहे थे। सिर्फ लीप के थ्रू ना छोटी छोटी ना स्टारलाइट दिख रही थी। मतलब इतना घना जंगल था कि ना स्टार ऊपर से चमक रहे जो स्टार थे वो भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन एक्लोइटी के लिए ये काफी था। इस ये डिस्टेंस टाउन से काफी दूर है। एनर्जी वेव्स होने पर भी कोई डिस्कवर भी नहीं कर पाएगा। जेडन ने अपने चेस्ट पर ग्रीन बैज न लगाया। अभी भी सिर्फ कुछ ट्रैश के लिए तुम्हें मैजिक आर्टिफैक्ट निकाल लिया। बोसेन हंस पड़ा और अपना हाथ लार्ज स्लिट में छुपा लिया। मतलब बोसेन उसका मजाक उड़ा रहा है साफ साफ। एआई चिप के स्कैन रिजल्ट देखकर लेलिन कुछ स्पीचलेस था। एआई चिप के डिटेक्शन में बोसेन भी अपना मैजिक आर्टिफैक्ट हाथ में पकड़े हुए था। वो एक ऐसा था जो इमीडिएटली एक्टिव हो सकता था। बोसेन का ये बिहेवियर और बोलने में एक और, मतलब बोलता कुछ और है करता कुछ और है। लेलिन और जेडन को ये सब कॉमन लगता है, मतलब वो लोग जानते हैं ऐसा ये फेंकता रहता है। दूसरी तरफ साया और रोथ ने भी अपनी इंडिविजुअल प्रिपरेशन कर ली थी। बहुत बात से बचे एक्लोइटी एक बात बहुत क्लियरली जानते थे। इवन अ लायन हैज टू यूज फुल फोर्स टू कैच अ रैबिट। अबे ये क्या कह दिया। मतलब एक शेर एक खरगोश को पकड़ने के लिए भी अपना फुल फोर्स लगाता है, चाहे ओपोनेंट कितना भी वीक दिखे। उसको कमजोर समझने की कोशिश मत करना, मतलब सवाल ही नहीं उठता, वरना अपनी जान भी जा सकती है। कोई बोलता है यहाँ पर, चलिए उन्हें खत्म करते हैं, मतलब जेडन बोल रहा था। जेडन ने एकदम हंसते हुए पहला स्टेप आगे बढ़ाया। एक ब्लैक लीफी ट्री को क्रॉस करने के बाद लेलिन ने डार्क ग्रीन मार्स देखा। स्वैम्प की सरफेस पर बहुत सारे ड्राइड ब्रांचेस और लीफ थी, जिनमें अन्य मतलब जानवर के कॉप्स भी न थे। मार्स मतलब दलदल समझ लो। दलदल की दूसरी तरफ ना पहले वाले 5 एक्लोइटी जो थे वो चुपचाप खड़े थे। उनके आउटफिट में फर्क ये था कि उनके क्लॉक और रोप्स पर ऑलरेडी एकेडमी के बैज लगे हुए थे। मतलब अब क्लियर हो गया, ये लोग थे सेज गौथम वुड के। जेडन ने एकदम आइस लिखा। एबियस बॉर्न फॉरेस्ट एकेडमी के एक्लोइटी दूसरी पार्टी के लीडर ने लेलिन को के ग्रुप की ना आइडेंटिटी एकदम से गेस कर ली थी। लेनिन लंबी सांस लेते हुए कहता है, लगता है और कुछ लोग मरने वाले हैं। दोनों पार्टीज तो है ना, एप्लेस बोर्न फॉरेस्ट एकेडमी और सेज गौथमोट, अब भी वार खत्म करके आए थे। उनका म्यूचुअल हेट्रेड समुंदर जितना गहरा था। लाइट हाउस ऑफ द नाइट के इंटरवेन ने उन्हें पीस ट्रीटी साइन करने में मजबूर किया था, लेकिन वो सिर्फ ऑफिशियल मैगोस के लिए रजिस्ट्रेशन की काम करता था। एक्लोइटी के लिए अगर दोनों तरफ एक दूसरे को देख ले तो एक तरफ का तो खत्म होना पक्का था।
दोनों पार्टीज चुपचाप खड़ी होकर एक दूसरे को फेस कर रही थी। एक पल के लिए हवा भी न कंसील सी लग रही थी। एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है, दूसरी टीम के लीडर ने कुछ देर चुप रहने के बाद मुंह खोला था। लीडर के मुंह खुलते ही जेडेन की आंखों में मर्डरस एकदम जाइंट फ्लैश हुई और उसके चेस्ट पर लगे लार्ज बैच का ग्रीन रेडिएट करने लगा। काउंटलेस मर्की ग्रीन वाइन्स हैं। रिजर्व्ड बाब्स जमीन से उठी और 5 ओपोनेंट को एकदम पकड़ने लगा। बैटल एक्सपीरियंस के मामले में जेडेन के पास दूसरी पार्टी से ज्यादा था। इसके अलावा जेडेन पर टोरस को मारने का ब्लड डेप्थ भी था। उनकी ग्रुप ऑफ 5 में वो सबसे ज्यादा एनिमी को ना स्कॉट फ्री जाने, मतलब उसके दिमाग में ऐसा है कि वो जाने ही देना नहीं चाहता, वो गुस्सा भरा हुआ है। वरना अगर दूसरी पार्टी न्यूज ना डिसॉल्व, मतलब ये समझ जाओ कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये लोग बच गए एक भी और उन्होंने ये जेडन यहाँ पर है ये न्यूज़ फैला दी तो जेडन तो गया ना। इसके लिए ही वो रेज में है। जेडन कंसील कर रहा है वो सब छुपाने के लिए, दूसरी तरफ के ऑफिसर मैगस को पता ना चले, इसलिए वो जल्दी जल्दी ने सबको मारना चाहता है। उधर के जो पांचों एक्लोइटी थे ना, वो लोग ना, पांचों एक्लोइटी ने ऑब्वियसली नहीं सोचा था कि जेडन इतना डिसाइव और रूथलेस होगा कि बिना ग्रीटिंग किए एक्शन ले लेगा। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ग्रीन वर्ल्ड विंड ने दो एक्लोइटी को सराउंड किया, उनकी स्पीड बढ़ा दी और उन्हें वाइन्स के अटैक एरिया से बाहर ले गया। दूसरी एक्लोइटी के सराउंडिंग में ऑरेंज रेड फ्लेम बर्न कर रही थी। वो विप की शेप में थी और कंटिन्यूसली वाइन्स पर अटैक कर रही थी जो जल कर पीछे हट रहे थे। आखिरी दो लेवल 2 एक्लोइटी की हालत न काफ़ी ख़राब थी। काउंटलेस वाइन ने उन्हें बॉल में लपेट लिया था। वाइन्स के टाइट होने के साथ बॉल के अंदर के फ्रेश ब्लड एकदम मतलब निकल रहे थे। सबको मार डालो, सबको मार डालो। जेडन तो पूरा पागल हो गया था, स्ट्राइक पे स्ट्राइक करे जा रहा था। बोसेन, लेलिन और बाकी सब आगे बढ़ने लगे। अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये एक्लोइटी ग्रीन हाउस में नर्चर किए गए हैं, जिन्होंने ब्लड सीकिंग वार फील्ड नहीं देखा है। स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी को सामने, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ना उधर कभी काम ही नहीं किया। ये लोग ग्रीन, ये कहना चाह रहा है कि ग्रीन हाउस मतलब ना ये लोगों को ना घर में ही पाला पोसा गया है। मतलब कोई फाइटिंग जोन वार में ये लोग नहीं गए हैं, मतलब अंदर ही अंदर। लेलिन ने कुछ पीटी के साथ ना उन एक्लोइटी को देखा, मतलब एकदम मासूमियत भरी नज़र से। उसका गेस था कि ये लोग प्रीवियस ब्लॉक बाट में ना पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किए होंगे। इनके मेंटेलिटी जो है ना, मेंटेलिटी एकेडमी के अंदर वाली थी। मतलब बाहर इन लोग कभी गए ही नहीं है, वार में कभी वार किया ही नहीं है, फाइटिंग अच्छे से की ही नहीं है, एनिमी देखा ही नहीं है, उन लोगों ने किसी को मारा ही नहीं है। लेकिन लेलिन को ऐसी ओपोनेंट सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं भाई। इसका अलग नाटक है, क्योंकि इनके अगेंस्ट बहुत कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ना मिलता जाता है, मिलता जाता है। लेलिन आगे बढ़ते हुए इंचांटेशन चांट करता है और फिर शैडो से पिच ब्लैक हैंड उठी और एक लेवल 3 एक्लोइटी के एंकल को पकड़ लिया। ये था अम्ब्रा हैंड। बहुत कोरोसिव हाथ ने एपोनेंट के लेग का हिस्सा जो था उसको डिजॉल्व भी कर दिया, मतलब पूरा खलास। और फ्लैश और ब्लड कंटिन्यूसली गिरने लगे और वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एनिमी एक्लोइटी जमीन पर गिर गया। उसकी वेल्स क्वाइट फॉरेस्ट की में एकदम चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान तक को पियर्स करने वाली आवाज थी, आसमान तक पहुंच चुकी थी। साया जो है वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है, बच्चे तेरी माँ तुझे बचाने आएगी। उसने आर्म वेव्स किया और कुछ सिल्वर टाइट, मतलब लाइट उसके हाथ से उठकर सीधा गिरी हुई एक्लोइटी के सर में न छेद कर दिया। एक्लोइटी का सर वाटरमेलन की तरह फट गया और ब्रेन और जूसी फ्लावर, अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, वो सब मतलब मर गया समझो यार। पहली वेब के अटैक से लेलिन के ग्रुप के 3 लोग डायरेक्टली मर गए थे। मतलब लेलिन के तरफ के नहीं भाई, लेलिन के ग्रुप ने 3 लोग मारा था। डैम इट मॉन्टी, कोई बोल रहा था। मतलब दो, मतलब वो चिल्लाते हुए, दो लेवल 3 जो एक्लोइटी बचे हैं ना यार, दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए, मोंटी होगा किसी का नाम, उसका नाम चिल्लाते हुए बोल रहे होंगे और वो लोग पीछे हटने लगते हैं। उनमें से एक ने अपने रोप से सिल्वर विसल निकाला और फूंक मारी। विसल की आवाज एकदम कान छेद देने वाली गूंज रही थी चारों तरफ। जंगल में दूर से एक बिस्ट की ग्राउल सुनाई देती है।
दो वो ऑपरेसिव ब्लड थ्रस्टी और मिड ईयर से आते हुए दिखाई जाता है। एआई चिप तुरंत ही उसको ना आइडेंटिटी जो है उसका पता लगा लेती है, साउंड फ्रीक्वेंसी एकदम रिकॉर्ड कर देती है और डाटाबेस से कंपेयर करने लगती है। उसके डाटा से ये पता चलता है कि ये ना मून लाइट में फ्लाई है। वो ये जो है ना मून लाइट में फ्लाई। लेलिन सरप्राइज था ये सुनकर और वो बोलता है नो वंडर दूसरी पार्टी ने इस मार्स को बैटलफील्ड क्यों चूज किया था, मतलब ये दलदल को क्यों चूज किया था। उसने तुरंत चिल्लाया केयरफुल हो जाओ, उनके पास कॉन्ट्रैक्टेड बीस हैं, वो मूनलाइट में फ्लाई है, जल्दी से मार्स के बाहर निकल जाओ, मतलब दलदल से बाहर निकल जाओ। एकदम ग्रोर के साथ ग्राउल गूंजी और एक मैसिव ब्लैक फिगर ट्री से ऊपर से प्रेस डाउन होकर, मतलब नीचे आकर मार्स के ऊपर मिड एयर में ना एकदम कवर करने लगा। ये एक ना जाइंट क्रेचर था जिसमें पर्पल और ब्लैक लाइट इमिट हो रही थी। साइज हॉर्स जितना था और दोनों तरफ बैट जैसी विंग थी। विंग के एंड पर बार्ब्ड टैलोन था। मुंह बहुत पॉइंटेड था और रेजर शार्प टीथ, वाइट टीथ भरे हुए थे। ब्राइट येलो आंखें रात के बीच फ्लेम की तरह जल रही थी। ए चिप क्रिएचर को स्कैन करके ना लेलिन को साइलेंटली ऑर्डर देता है। मून लाइट जो मे फ्लाई है उसका स्ट्रेंथ 5.2 है, एजिलिटी 8.9, फाइटिलिटी 7.5 और स्पिरिचुअल फोर्स 3.8। इनेट स्किल एक है फ्लोट करना और दूसरी है मूनलाइट में फ्लाई की बड़ी विंग्स उन्हें मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस तक फाइट मेंटेन करने देती है। और फ्यूरी ऑफ द मार्स, मार्स के ना जो गड्ढे हैं होने के नाते मूनलाइट में फ्लाई गड जो है दलदल की फ्यूरी को ना कॉल कर सकते हैं, इनिमी पर ना दलदल से अटैक यूज कर सकते हैं और 7 to 9% डिग्री तक अटैक कर सकते हैं। लेलिन ने वार्न करते ही मिड एयर में फ्लोट कर रही मूनलाइट में फ्लाई को ना अनप्लीजेंट रोर निकालने लगा। रोर के साथ दलदल की सरफेस जो ओरिजिनली ना वो काफ़ी ना स्मूथ थी, जो सडनली रिप्पल से भरी हो गई। रिप्पल बड़े होते गए और आखिर में 12 मीटर टॉल वेब बन गई जो सीधा लेलिन और बाकी लोगों पर न गिरने ही वाली थी। वो जो है ना दलदल दलदल में बहुत सारे इम्प्योरिटीज थे, ब्रांचेस और वाइल्ड बीस्ट के कॉर्प के साथ वेब ने आसमान को न एकदम से कवर करने वाली शेप ले ली थी। और उधर का जो है ना वो लेवल 3 एक्लोइटी, वो एकदम खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है वेल डन माय प्रीशियस। विसल फूकने वाला एक्लोइटी ने चिल्लाते हुए बोलता है इन्हें मेरे लिए मार डालो, बोलता है। लेलिन और बाकी मार्स एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फ्यूरी ऑफ द मार्स का ना जो है ना दलदल का माइट सिर्फ मार्स के अंदर ही डिस्प्ले हो सकता है, इसलिए अटैक पीछे नहीं आएगा। लेकिन बोसेन जो है वो पीछे ही रह गया था। इस वक्त इस ह्यूज वेव को फेस करते हुए उसका एक्सप्रेशन जैसे उसने ना ह्यूमिलेशन सहा हो। बड़ी वेब एकदम सर्ज होकर बोसेन पर अटैक करती है, लेकिन उसके बॉडी पर एक लार्ज सिल्वर मेटल शील्ड ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। शील्ड डजन सेंटीमीटर थिक था, सरफेस पर मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड रूइन थे और वो बहुत एकदम सुंदर दिखाई दे रहा था, ताकतवर। फ्यूरी ऑफ द दलदल का अटैक शील्ड पर क्रैश हुआ और लाउड बैंग आवाज आता है। चलिए चैप्टर ख़त्म करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।